तो बात करेंगे तुला लगन वालों के लिए अभी जून का जो महीना है ये कैसा बीतेगा। तो जो कुंडली अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये जून के हिसाब से ही तैयार की गई है। फिर भी ग्रहों के गोचर में परिवर्तन होने के कारण कुछ ग्रहों की गोचरीय स्थितियां बदल भी सकती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे गोचर को, उसके बाद कुंडली की जो प्लेसमेंट है उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। बात करें अगर हम सबसे पहले गोचर में सूर्य की, तो 15 जून तक इनका गोचर वृषभ में रहेगा। इसके बाद ये मिथुन में जाएंगे। बुध वृषभ राशि में गोचर करेंगे और 24 जून से इनका गोचर मिथुन में होगा। शुक्र और मंगल दोनों ही कर्क राशि में रहेंगे। शुक्र जहां कर्क राशि उनके लिए मित्र राशि है, वहीं मंगल इस समय नीच की स्थिति में इस मंथ में कर्क राशि में गोचर करेंगे। गुरु मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, शनि कुंभ में गोचर कर रहे हैं और 17 जून से ये मेन में वक्री होने जा रहे हैं। चंद्रमा 1 जून को तुला राशि में रहेंगे, राहु मेष में गोचर कर रहे हैं और केतु तुला में गोचर कर रहे हैं। तो ये गोचरीय स्थितियां जहां पर आप ये पता लगा सकते हैं कौन सा ग्रह कहाँ गोचर कर रहा है। अब सबसे पहले देखेंगे आपके लग्नेश के गोचर को। लग्नेश जो है शुक्र बनते हैं और शुक्र आपके लगन के स्वामी और अष्टम दोनों के ही स्वामी हैं। और इनका गोचर हो रहा है आपके 10th हाउस में। 10th हाउस में जब ये गोचर कर रहे हैं तो अपनी मित्र राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर नीच के मंगल के साथ ये रहने वाले हैं। तो जो भी लोग अभी किसी भी प्रकार के प्रोफेशन में है भले ही, उनको थोड़ा सा यहाँ सावधानी बरतनी पड़ेगी कि उनके बॉस के साथ रिलेशंस काफी ज्यादा खराब हो सकते हैं। शुक्र और मंगल की जो युति है वो यहाँ अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि मंगल की नीचता का प्रभाव शुक्र पे पड़ेगा, इसलिए काफी कुछ प्रभावित हो सकता है। तो आपकी जो प्रवृत्ति है, आपका जो दृष्टिकोण है वो भी इससे बदलेगा और आप में भी वो प्रवृत्ति आ सकती है। तो आप कोई गलत कार्य कर सकते हैं। साथ में शुक्र और मंगल की इस प्रकार की युति को वैसे भी अच्छा नहीं माना जाता, स्पेशली जब मंगल नीच हो तब। तो ऐसे में रिलेशनशिप को लेके दिक्कतें आ सकती हैं। और क्योंकि ये युति 10th हाउस में बन रही है, इसलिए आपके बॉस के साथ आप अच्छे संबंध रखें। अगर आपका जो बॉस है वो लेडी यानी एक महिला है, तो ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत आप लोगों को रहेगी। साथ में इस प्रकार की युति का जो प्रभाव है वो आपके ओवरऑल रिलेशंस पे पड़ेगा, जैसे कि आपके जीवन साथी के साथ आपके रिलेशंस हैं उन पे, और आपकी किसी के साथ कोई फ्रेंडशिप वगैरह है उन पे। तो विशेषकर ये पुरुषों के चार्ट में बहुत ही स्ट्रांगली वर्क करेगा और ऐसे में यहाँ पर आपका इंसल्ट हो सकता है, किसी के द्वारा आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा सकते हैं। तो आप जिस भी प्रोफेशन में, स्पेशली अगर आप शुक्र से रिलेटेड किसी प्रोफेशन में हैं, तो सावधानी रखें। इसके अलावा अब शुक्र और मंगल दोनों ही यहाँ से वो देख रहे हैं 4th हाउस को। 4th हाउस को देखने की वजह से कुछ हद तक आप ज़्यादा आकर्षित होंगे शुक्र वाली चीज़ों की तरफ। तो लग्जरी चीज़ों की तरफ आप आकर्षित होंगे, लग्जरी चीज़ों की तरफ आपका झुकाव बढ़ेगा, भोग विलास की तरफ आप तेजी से भागेंगे। तो ये जो स्थिति है शुक्र की, कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ आपको इस मंथ में थोड़ा-सा कंट्रोल करना ज़रूरी रहेगा। फिर शुक्र क्योंकि वो आपके अष्टम के भी स्वामी है, इसलिए रिलेशनशिप को लेके काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आप लोगों को आ सकती हैं। इसके बाद हम देखेंगे मंगल को। मंगल जो कि सेकंड लॉर्ड और सप्तमेश बनते हैं। मंगल का गोचर हो रहा है आपके 10th हाउस में। इस वजह से ज़्यादा यहाँ संभावना ये बन रही है मंगल के इस भाव में गोचर होने की वजह से, कि आप करियर के मामले में कोई गलत डिसीजन ले सकते हैं। कोई ना कोई आप जल्दबाजी में डिसीजन ले सकते हैं। आपके बॉस के साथ आपके रिलेशंस खराब रहेंगे। आपकी ओवरऑल जो लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहेगी, क्योंकि मंगल यहाँ पर वो 7th लॉर्ड भी बनते हैं। 7th लॉर्ड बनने की वजह से आपको रिलेशनशिप का इश्यू आ सकता है। इसके अलावा देखा जाए तो नीच का मंगल आपके लगन को देखेगा। लगन को देखने से और शुक्र के साथ होने की वजह से वो आपको नीच की जो प्रवृत्ति है उनकी तरफ लेके जा सकता है, कुछ गलत कार्यों की तरफ लेके जा सकता है। काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आपका वो बढ़ा देगा। इसके अलावा मंगल 4th हाउस को देख रहे हैं, तो कोई भी प्रॉपर्टी का सौदा कर रहे हैं या घर के लिए कोई ऐसा आप सामान खरीद रहे हैं, तो सावधानी ज़रूर बरतें। इसके अलावा मंगल का यहाँ पे एस्पेक्ट है आपके 5th हाउस में भी। 5th हाउस में जब मंगल का एस्पेक्ट है, तो कुल मिलाकर शनि के द्वारा जो कार्यों में डिले किया जा रहा है, उसको कुछ हद तक यहाँ पे मंगल आगे बढ़ाने वाले हैं। लेकिन आपकी जो डिसीजन मेकिंग पावर है, वो प्रभावित हो सकती है। आपके निर्णय लेने का तरीका काफ़ी ज़्यादा बदल सकता है। तो आप कोशिश करें सही डिसीजन लें और सही प्रकार से आगे बढ़ें। अब हम यहाँ देखेंगे गुरु के गोचर को। गुरु जो कि आपकी कुंडली में तृतीय और छठे घर के स्वामी बनते हैं। गुरु का गोचर हो रहा है आपके 7th हाउस में। 7th हाउस में जब गोचर हो रहा है तो विवाह के काफी ज्यादा चांसेस बन रहे हैं। लेकिन यहाँ गुरु चांडाल योग क्रिएट हो रहा है। इस वजह से आप इस दौरान जब तक राहु मेष राशि में गोचर कर रहे हैं तब तक विवाह करने से बचें। थोड़ा सा आप विवाह को टाल सकते हैं अक्टूबर तक, उसके बाद आप ट्राई कर सकते हैं।
अब गुरु यहाँ छठे घर के भी स्वामी हैं, तो जो लोग बिजनेस में पार्टनरशिप में हैं, सब कुछ खो चुके हैं, लोन वगैरह लेने की नौबत आ रही है, वो लोग यहाँ काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से लोन वाली व्यवस्था में ट्रैप हो सकते हैं, वो फँस सकते हैं काफ़ी बुरी तरीके से। और यहाँ राहु साथ है, इस वजह से उनके साथ बिज़नेस में चीटिंग होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। अब देखा जाए तो आपका अगर विदेश से जुड़ा हुआ कोई बिज़नेस है, विदेश से जुड़ा हुआ अगर आप कोई व्यापार करते हैं, तो उन मामलों में थोड़ी बहुत आपको मदद मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर रिलेशनशिप के मामलों को लेकर देखा जाए तो स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नज़र नहीं आती। अब ये राहु और गुरु दोनों की ही वैसे दृष्टियाँ पड़ रही हैं लाभ स्थान पे। लाभ स्थान पे दृष्टि पड़ने से आप कुछ गलत तरीकों से पैसा कमाने को देख सकते हैं। साथ ही ये आपके लगन को भी प्रभावित कर रहा है क्योंकि दोनों की ही दृष्टि आपके लगन पे पड़ रही है और इस दौरान आपका जो जीवन साथी है वो आपके ऊपर ज़्यादा हावी रहेगा। तो आपको अपने जीवन साथी के सामने झुकना पड़ेगा। अगर आपने किसी के साथ कोई बिज़नेस में पार्टनरशिप करी है, तो आपके पार्टनर्स आपको धोखा दे सकते हैं। इस वजह से आपको बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसके अलावा इन दोनों की ही दृष्टि पड़ेगी थर्ड हाउस पे। थर्ड हाउस पे जब पड़ेगी तो आपको हिम्मत हालाँकि नहीं हारने देंगे, काफ़ी आक्रामक बनाएँगे और काफ़ी सारे आप टूर करेंगे, कुछ ऐसी यात्राएँ आप करेंगे इस गोचर की वज़ह से। तो जो भी आप टूर कर रहे हैं, जो भी काम की आप प्लानिंग कर रहे हैं, वो आपकी अगर सही है, तो फिर आपको यहाँ पे आगे ज़रूर बढ़ना चाहिए। लेकिन आपको ये सब एनालाइज़ करना ज़रूरी होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शनि के बारे में। शनि जो कि चतुर्थ हाउस के स्वामी और पंचम के भी स्वामी हैं, शनि गोचर करेंगे पंचम भाव में और ये मीन में वक्री होने जा रहे हैं। ऐसे में संतान को लेके दिक्कतें आ सकती हैं, एजुकेशन को लेके दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन वो दिक्कतें ऐसी नहीं होंगी कि जहाँ पे कार्यों में काफ़ी ज़्यादा डिले आपको महसूस हो रहा है या काफ़ी डिले हो रहा है कार्यों में, क्योंकि शनि वक्री होने से अपना डिले वाला प्रभाव थोड़ा कम कर देते हैं। जिस वजह से आपके पंचम भाव से रिलेटेड कार्यों में तेजी आ सकती है। लेकिन यहाँ क्योंकि मंगल का एस्पेक्ट भी पड़ रहा है, उस वजह से आप जल्दबाजी में कोई खराब डिसीजन या गलत डिसीजन ले सकते हैं। तो इन सारे डिसीजन से आप बचें और अच्छे तरीके से सोच समझ के एनालाइज करके चीज़ों को फिर आगे बढ़ें। अब शनि वक्री होने जा रहे हैं तो जिन लोगों को भी घर के कार्य नहीं बन रहे थे, घर के कार्यों में काफ़ी रुकावट आ रही थी, काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ रहा था या मदर के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं थे या मदर का स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, उन मामलों में काफ़ी ज़्यादा राहत मिल जाएगी। इसके अलावा देखा जाए तो शनि का ये जो प्रभाव है उस वजह से जो भी लोग शेयर मार्केट में ट्रेड वगैरह करते हैं, जिनको मुनाफ़ा नहीं हो रहा था, उनको पैसे कमाने की एक आदत सी यहाँ लग सकती है। इसके अलावा देखा जाए तो शनि का आपकी मीन राशि में वक्री होना कुछ हद तक आपके स्ट्रगल को कम करेगा, लाइफ में स्ट्रगल कम होगा और आपका डेली रूटीन सुधरेगा, आपके वर्क प्लेस पे आपको अच्छा वातावरण देखने को मिलेगा, आपके जो कलीग्स हैं उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप देखने को मिलेंगे। अगर कोई कोर्ट केस वगैरह आपके ऊपर चल रहा है, कोई भी किसी भी प्रकार का मुकदमा वगैरह अगर चल रहा है, विशेषकर अगर प्रॉपर्टी को लेके है या आपके जीवन साथी के साथ है, तो उन मामलों में काफ़ी राहत आप लोगों को मिल सकती है। इसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बुध के गोचर की। बुध का गोचर बेहद खास रहने वाला है क्योंकि ये सूर्य के साथ रहने वाले हैं और ये अष्टम में रहने वाले हैं। सूर्य और बुध का यहाँ पे युति बनेगा और जो बुध का गोचर है, बुध का गोचर यहाँ पर लगभग देखा जाए तो ये 24 जून तक रहेगा। 24 जून तक की स्थितियों में जो लोग भी अपने हायर एजुकेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं, पीएचडी वगैरह जो कर रहे हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। अगर आप अकल्ट से जुड़ा हुआ कोई कार्य कर रहे हैं या किसी भी प्रकार का कोई और रिसर्च कर रहे हैं, तो आपको बेहद यहाँ पे फ़ायदा हो सकता है। अब सूर्य और बुध यहाँ होने की वजह से आपको ससुराल पक्ष से या फिर पैतृक मामलों में काफ़ी मदद इस युति से मिल सकती है। अब देखा जाए तो ये स्थिति में बुध यहाँ अष्टम में रहेंगे, जिन लोगों का भी एस्ट्रोलॉजी वगैरह में रुचि है, जिनका पामिस्ट्री वगैरह में रुचि है, वो और ज़्यादा रुचि लेने लगेंगे। अब यहाँ जो बुध का एस्पेक्ट रहेगा सेकंड हाउस पे रहेगा, तो आप अपने धन को काफ़ी अच्छे से मैनेज कर पाएँगे। लेकिन यहाँ क्योंकि जो सेकंड लॉर्ड है वो नीच की स्थिति में इस मंथ में आ रहे हैं। ऐसे में थोड़ी बहुत परेशानी आपको ज़रूर आएगी, अपनी वाणी पर आपको कंट्रोल रखना भी मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद बुध जा रहे हैं 9th हाउस में। 9th हाउस में जब वो जा रहे हैं 24 तारीख से उनका प्रवेश होगा। ऐसे में अब आपको हायर एजुकेशन वगैरह के लिए डिसीजन लेना काफ़ी अच्छा रहेगा। आप अगर कोई लॉन्ग डिस्टेंस टूर करना चाहते हैं स्टडी पर्पज़ के लिए, आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं स्टडी पर्पज़ के लिए, तो आप प्लान कर सकते हैं। साथ ही यहाँ से बुध देखेगा आपके थर्ड हाउस को। थर्ड हाउस को देखने से आपका कम्युनिकेशन बेटर होगा। भाई-बहनों के साथ या पड़ोसी रिश्तेदारों के साथ किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो वो आपकी दूर होगी।
कुल मिलाकर बुध का जो गोचर रहेगा 9th हाउस में वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। इसके अलावा अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा जो कि आपके 10th लॉर्ड है, इनका शुरुआत में गोचर रहेगा आपके लगन में और ये केतु के साथ युति करेंगे। तो आपको अपने करियर की चिंता सबसे ज़्यादा रहेगी इस मंथ के स्टार्टिंग में और कुछ हद तक मानसिक तनाव जैसी स्थितियाँ या मन में कुछ नेगेटिव विचार आ सकते हैं। तो शुरुआत में थोड़ा मेडिटेशन का ट्राई करें। इसके बाद चंद्रमा जाएँगे यहाँ पे 2nd हाउस में जहाँ वो नीच की स्थिति में आ जाते हैं। तो फैमिली के साथ आपके कुछ डिस्प्यूट हो सकते हैं, फैमिली की वजह से कुछ बड़ा नुकसान या आपकी जो एसेट है, आपके पास जो संपत्ति है, जो पैसा है, उसमें कोई बड़ा उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। तो यहाँ जो चंद्रमा की स्थिति रहेगी उतनी अच्छी नहीं रहेगी। आप अपनी फैमिली के साथ अच्छे तरीके से समय नहीं बिता पाएँगे और यहाँ पे जो चंद्रमा है 10th लॉर्ड होके आ रहे हैं, 10th लॉर्ड होके वो नीच की स्थिति में आ रहे हैं। इस वजह से आपको करियर को लेकर भी आप क्या डिसीज़न लें, क्या नहीं लें, इस प्रकार की दिक्कतें आ सकती हैं। उसके बाद चंद्रमा आएँगे 3rd हाउस में। 3rd हाउस में आने से यहाँ इनका प्रभाव काफ़ी अच्छा रहेगा और अगर मान लीजिए आपका कोई प्रोफ़ेशन ऐसा है जिसमें आपको 3rd हाउस के कार्यों का यूज़ करना है, जैसे कि आपका कम्युनिकेशन का यूज़ करना है आपको या फिर आपको कोई ट्रैवल करना है, उन मामलों में यहाँ आपको चंद्रमा काफ़ी सहायता देने वाले हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे सूर्य के बारे में। सूर्य के गोचर को अगर हम लोग देखें तो सूर्य अष्टम भाव में गोचर करेंगे और इनका ये गोचर 15 तारीख तक रहेगा। 15 तारीख तक की स्थितियों में आपको अचानक कोई बड़ा धन लाभ हो सकता है, पैतृक संपत्ति में लाभ हो सकता है। आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया है तो आपको काफ़ी बड़ा मुनाफ़ा हो सकता है। सूर्य का एस्पेक्ट यहाँ से है आपके 2nd हाउस पे, इस वजह से वाणी पर कंट्रोल रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। और पैतृक संपत्ति में अगर कोई विवाद चल रहा है तो वो विवाद इस समय सुलझ सकता है। उसके बाद सूर्य जा रहे हैं नवम भाव में। नवम भाव में जब सूर्य जा रहे हैं तो यहाँ से आपके फादर के साथ रिलेशनशिप मजबूत होंगे। आपको भाग्य का साथ मिलेगा, धन कमाने में भाग्य का साथ मिलेगा। तो जो आपका रुका हुआ पैसा है वो इस समय आपको मिल सकता है जब 15 तारीख के बाद सूर्य का गोचर मिथुन में होगा। इसके अलावा यहाँ पर सूर्य देखेंगे 3rd हाउस को। 3rd हाउस को देखने से वो आपके इम्यून सिस्टम को काफ़ी मजबूत करेंगे। आपका जो भी कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन आपका फ़ास्ट हो जाएगा, काफ़ी मजबूत हो जाएगा। तो सूर्य का प्रभाव काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कुछ अच्छे और खराब दिनों की। अगर आप राहु का मीन राशि वाले गोचर का वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट चेक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले अच्छे दिनों को। अच्छे दिन कौन-कौन से तुला लगन वालों के लिए निकल के आ रहे हैं इस मंथ में। तो अच्छे दिनों में बात की जाए 5 से 8 तारीख तक और फिर 20 से 24 तारीख तक का समय आपको काफ़ी अच्छा रहेगा। इन दिनों में आप उन कार्यों को पूरा करने के लिए चुन सकते हैं जिनमें आपको कोई विशेष प्रॉब्लम आ रही हो या जिनमें आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ रहा हो या जिनमें आपके लिए काम करना ईज़ी ना हो। इसके बाद कुछ खराब दिनों की अगर बात की जाए तो चंद्रमा का गोचर जब मीन में होगा तो 11 और 12 तारीख को ये वो स्थिति रहेगी जब आपको पैसे का लेन-देन किसी के साथ नहीं करना। डेली रूटीन को लेके परेशानी आ सकती है, आपके वर्क प्लेस पे काफ़ी सारी दिक्कतें आप लोगों को झेलनी पड़ सकती हैं। 11 और 12 तारीख का समय आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान दे सकता है फाइनेंशियली। चंद्रमा का गोचर जब वृषभ में होगा 15 से 17 तारीख तक, इन 3 दिनों में अपने धन को काफ़ी अच्छे से मैनेज करिएगा। मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो सकता है, मन में किसी भी प्रकार का भय रह सकता है। साथ ही कुछ मामलों में आपको इस प्रकार की स्थितियाँ बनेंगी जहाँ पर आपको काफ़ी तेज़ी से या अचानक से कोई बहुत बड़ा धन लाभ हो सकता है, अगर चंद्रमा की स्थिति आपके चार्ट में काफ़ी अच्छी है तो। इसके बाद हम देखेंगे लास्ट में जो 25 से 27 तारीख तक का जो समय है, ये 3 दिन काफ़ी खराब रहने वाले हैं क्योंकि चंद्रमा का गोचर आपके 12वें भाव में होने वाला है। इस दौरान कोई भी लंबे समय का डिसीज़न, कोई भी बहुत अहम डिसीज़न हो आपकी लाइफ़ का, उसको अवॉइड करना है। स्वास्थ्य को लेके दिक्कतें रहेंगी। आपका रात्रि का रूटीन काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होगा। अगर मान लीजिए आप रात्रि में काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं, आपका नाइट शिफ्ट का वर्क है, तो थोड़ा-सा अपने स्वास्थ्य का ख़्याल ज़रूर रखें। तो ये कुछ दिन निकल के आ रहे हैं जहाँ पे आपको कुछ विशेष परेशानियाँ आ सकती हैं। तो फिलहाल हम पूरा डिस्कशन कर चुके हैं। फिलहाल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।